जी जी रेणु जी। जी नंदिता जी जी, हाँ जी। नमस्कार। रानू जी, रानू वर्मा जी जुड़ गई मैं हैं शुरू हमारे करूं? साथ। मेरी जी आवाज आ रही? जी जी आ रही। आ रही। सर्वप्रथम स्वागत मैं है आप आपका। सब आप रानू वर्मा जी हैं, जो रहने वाली चित्रकूट जयपुर से ही है। उदयपुर के बाद अब जयपुर के रंग ही आ रहे हैं मंच पर। ये पेशे से एक शिक्षिका हैं और साथ में यूट्यूबर भी हैं, जो अपनी लेखनी से सबको प्रेरित करती आई हैं। मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपनी काव्य धारा में हम सबको बहाइए। स्वागत है आपका। बहुत स्वागत बहुत है रानू धन्यवाद। वर्मा जी। बहुत स्वागत बहुत रानू जी। धन्यवाद और इतने वृहद मंच से मुझे जोड़ने के लिए बहुत आभार। और मैं बहुत देर से निखिल सर को सुन रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर थोड़ा और देर से भी आ सकता था। मुझे लग रहा था कि मैं उनको और सुनूं। और आप दोनों का संचालन भी बहुत अच्छा है। और मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रही हूँ अपने बचपन की स्मृतियों से, जब मैं अपने पापा की उंगली पकड़ के हनुमान मंदिर जाती थी और मुझे गुब्बारा मिलता था पापा से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंगलवार की हाट थी, हनुमान गढ़ी की ठाठ थी। मंगलवार की हाट थी, हनुमान गढ़ी की ठाठ थी। दर्शन करने भरी भीड़ में मैं पापा के साथ थी। दर्शन में जोड़े हाथ थी पर चप्पल पे ही आंख थी। दर्शन में जोड़े हाथ थी पर चप्पल पे ही आंख थी। पंडित जी दे बड़ा सा लड्डू, बस इतनी ही फरियाद थी। ना जाने कितनी भीड़ थी, ना जाने कितनी भीड़ थी। चप्पल भी अब ओझल थी। सर की जान हलक में आई, चप्पल थोड़ी ही दूर थी। रिश्तेदार भी मिलते थे, खींच के गाल पकड़ते थे। रिश्तेदार भी मिलते थे, खींच के गाल पकड़ते थे। होंगी कोई चाची या मौसी, मुझे तो बस परशादी की आस थी। पापा ले देते लाल गुब्बारा, पापा ले देते लाल गुब्बारा जो 4 आने में बिकता था। पापा मन पढ़ लेते थे, शायद मैं पापा की जान थी। क्या बात है, क्या बात है। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ कुछ बोल पा रही हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा लिखते थे। स्वागत स्वागत। ये हम सबके बचपन से फिर से जुड़ी हुई है। अगर जी हमारी जनरेशन को तो एटलीस्ट याद ही होगा कि हम लोग के घरों में वो डिज़ाइनर डब्बे नहीं होते थे किचन में। बड़े-बड़े ऑयल वगैरह के कंटेनर्स आते थे, जिनको इस्तेमाल किया जाता था नाश्ता वगैरह रखने के लिए। और हम बच्चे खेल-कूद के आते थे, वो जो छोटी-छोटी भूख होती थी उसको मिटाने के लिए बस कंटेनर खोला, बिना हाथ धोए भी खाते थे और डाँट पड़ती थी। और घर का ही नाश्ता बनता था। तो इसको याद करके मैंने लिखा है, छत टपरे की थी। छत टपरे की थी, कनस्तर टीन का था। अम्मा हट्टी-कट्टी थी, दमड़ी खर्चने को न थी। छत टपरे की थी, कनस्तर टीन का था। अम्मा हट्टी-कट्टी थी, दमड़ी खर्चने को न थी। भूख बच्चों की थी, भूख बच्चों की थी जिसका कोई अंत न था। रसोई अम्मा की थी, कभी कोई भूखा न था। हाथ डालो तो हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाता था। हाथ डालो तो हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाता था। कनस्तर टीन का जो था, मानो जादू सा था। कभी माठ, कभी मठरी, कभी लड्डू, कभी लाई। कभी अम्मा ने बनाई, कभी लाई हो ताई। छोटी-छोटी भूख वो हरदम मिटाता था। कनस्तर टीन का जो था, मानो भानुमति के पिटारे सा था। अम्मा अब रही नहीं, अम्मा अब रही नहीं, ताई भी अब आती नहीं। कनस्तर टीन का जो था, कहीं खाली ही पड़ा था। नव की भौजाई आई, नव की भौजाई आई, रसोई का रेनोवेशन कराई। अब डब्बा टपरवेयर का था। नव की भौजाई आई, रसोई का रेनोवेशन कराई। अब डब्बा टपरवेयर का था। कनस्तर टीन का जो था, कहीं कबाड़ में पड़ा था। दिखा था फिर एक बार, दिखा था एक बार जब घर जाना हुआ था। लगा नन्हे हाथों से मुझको बुला रहा था। कनस्तर टीन का जो था, मुझ पर मुस्कुरा रहा था। नाश्ते से सजी मेज पे वो बात कहाँ थी? नाश्ते से सजी मेज पे वो बात कहाँ थी? वो बेफिक्री का आलम कुछ और था। वो बचपन की छोटी-छोटी भूख कुछ और थी। कनस्तर टीन का जो था, बात उसकी कुछ और थी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब बचपन से निकलते हैं, थोड़ा यंग एज की ओर जाते हैं। जी मेरी एक स्वागत। भाभी कम मित्र हैं, उन्होंने मुझे पार्ले जी बिस्किट के फ़ोटो के साथ चाय की एक फ़ोटो भेजी थी। तो मैंने कुछ लिखा जो कि एक प्रेमी-प्रेमिका के बीच का संवाद बन गया। जी जी। चलो, कभी मिलते हैं, उसी मोहल्ले के उसी नुक्कड़ पे। तुम पार्ले जी मँगाना, चाय मैं मँगा लूँगी। तुम बिस्किट डुबा के खाना, तुम्हारी नकल मैं कर लूँगी। तुम थोड़ा जल्दी पीने लगोगे, मैं गर्म चाय फूँकने लगूँगी। अचानक तुम छोटी प्लेट मँगाना, अचानक तुम छोटी प्लेट मँगाना, मैं चाय उसमें पलट लूँगी। तेरी इसी परवाह से तुझ पे उम्र भर का यकीन कर लूँगी। तेरी इसी परवाह से तुझ पे उम्र भर का यकीन कर लूँगी। मैं फिर भी फूँक मारूँगी, मैं फिर भी फूँक मारूँगी। तुम आँखों से मुझे प्यार कर लोगे, फिर हम दोनों बची चाय सुर्र करके पिएँगे। क्या इन्हीं बात मासूम है। हरकतों में फिर वो लम्हा जी लेंगे, फिर ज़िंदगी जी लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बिल्कुल मुझे नहीं मधुर पता स्मृति मैं में। क्या लिखी हूँ। नहीं, आप जो भी अभिव्यक्त करा है आपने बिल्कुल हृदय तक है। और आपसे पहले जो काव्य पाठ कर रहे थे निखिल कपूर जी, वो भी बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं कि बचपन याद दिला दिया आपने। तो सभी धन्यवाद, सभी धन्यवाद। जी, 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 स्वागत एक है। दिन जयपुर का ट्रैफ़िक तो सबको पता ही है, बहुत ही हेक्टिक होता है और मैं बहुत थकी हुई थी और एक ट्रैफ़िक जैम में फँसी हुई थी और वहीं का वहीं मुझे कुछ ख़्याल आया और मैंने ये लिखा कि थपकियाँ दे के लोरी सुना दे, थपकियाँ दे के लोरी सुना दे, ए ज़िंदगी बचपन की नींद सुला दे। दिन भर भागती फिरती है ढंग से बैठ कुछ पल, दिन भर भागती फिरती है ढंग से बैठ कुछ पल, तेल की कटोरी लिए माँ की वो डाँट सुना दे। लाखों का खर्चा लाखों की कमाई भी, पर गुल्लक के खनक की फिर वो रईसी दिखा दे। ट्रैफिक जाम में सोचूं कार में, भरी दोपहरी में दोस्त की साइकिल मंगा दे। क्या बात है। सिमट गई है हरियाली मेरी छोटी सी बालकनी में, सिमट गई है हरियाली मेरी छोटी सी बालकनी में, मेरे हिस्से में मेरा खेत दिला दे। क्या बात है, क्या बात। ये प्रतीकात्मक है और मैं शुरू कर रही हूँ, शायद इसको किससे जुड़ा है आप सब समझ लेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ व्याख्या नहीं करूँगी। शायद जी, पहली जी, लाइन जी। से ही पता चल जाएगा। जी, स्वागत है मैम। और हाँ, प्लीज़ मुझे समय का ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे कब चुप होना है। नहीं, अभी तो आपके पास बहुत समय है, आपका 2:15 तक है। अभी तो शुरू ही हुई है आपकी यात्रा, ओके। चलते रहिए। अ, जी, धन्यवाद। नदी का अपना घर नहीं होता, क्या बात है। नदी का अपना घर नहीं होता, उद्गम होता है, निर्गम होता है, लेकिन कहीं अपना घर नहीं होता। किनारे थामे बहती तो हैं, पर कोई किनारा उन्हें थामता नहीं। किनारे थामे बहती तो हैं, पर कोई किनारा उन्हें थामता नहीं। एक सागर में समाती जाती है, एक सागर में समाती जाती है। जो नहीं समा पाती वो नदी अधूरी सूखी नदी कहलाती है। संस्कृतियों सभ्यताओं को सहेजे अविरल बहती जाती है। ज्यादातर स्त्रियों की दशा दर्शाती है कि स्त्रियों का भी अपना घर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, आभार। मर्मस्पर्शी। मैं जयपुर से पहले मैं भोपाल में रहती थी और मेरा सौभाग्य है कि वहाँ मैं आर्मी स्कूल में शिक्षिका रही। जी, तो आर्मी के बच्चों की जो पढ़ाई के अलावा जो दिक्कतें होती हैं, वो जो सफ़र करते हैं पिता के बाहर पोस्टिंग से, माएँ जो झेलती हैं वहाँ की, हर बार नया शहर, पति बाहर, बच्चों जी, की अपनी शैतानियाँ जी, और एक जो भय होता ही है, जी, ये सब तो चलता ही है। और इसके साथ-साथ एक दिन ऐसा हुआ कि ओथ सेरेमनी चल रही थी पार्लियामेंट की जी मैम। और उसी दौरान मेरा एक स्टूडेंट है जो कि मुझे बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि वो लेफ्टिनेंट बन गया। उसने अपने शपथ का एक फ़ोटो भेजा। जी, मेरे दिमाग में कौंधा कि इन दोनों शपथ में कितना अंतर है। ये लोग ऐसी कैसे शपथ लेते हैं कि इनको जान भी नहीं दिखती अपनी?
कौन देखने जा रहा है युद्ध के मैदान में कि वो कहाँ खड़े हैं, लेकिन वो लड़ते हैं और जान शहादत भी देते हैं। तो ये जो शपथ है, इस पे मैंने लिखा है कि ये जो सरहद पे सूरज डूबता है, मैं इसको जब पढ़ती हूँ ना तो अंदर से कांपती हूँ। ये जो सरहद पे सूरज डूबता है, अक्सर अपनी लालिमा को समेटते समेटते समेट ले जाता है ना जाने कितने माथे का सिंदूर, हथेलियों की हिना। ये जो सरहद पे सूरज डूबता है, अक्सर अपनी लालिमा को समेटते समेटते समेट ले जाता है ना जाने कितने माथे का सिंदूर, हथेलियों की हिना। जो शाम तुमको हसीन लगती है, जो रातें हमारी सुरमई कटती हैं, उसी दौरान एक शपथ ओढ़ता है तिरंगा, एक सपना पहनता है सफेद लिबास। इन्हीं रंगों में रंगा उगता है फिर रोज रोज हमारे तुम्हारे आंगन में सूरज। इन्हीं रंगों में रंगा उगता है फिर रोज रोज हमारे तुम्हारे आंगन में सूरज। कुछ कहकहाते मासूमों की हंसी छीन के, कुछ बच्चों के लिए, कुछ कहकहाते मासूम की हंसी छीन के उड़ती है हर सुबह चिड़िया मेरे तुम्हारे आंगन में। रोम रोम कर्ज में डूबा है, किश्ते चुका सकूं काश। तुम बताओ सही कह रही हूं ना, क्या उतार सकती हूँ कर्ज एक आजाद सुबह का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं जब भी बोलती हूँ तो मुझे अंदर से गूज़बम्प्स होते हैं, क्योंकि उन बच्चों की ज़िंदगी मैंने बहुत पास से देखी। और जब भी कुछ खराब न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो भले उस बच्चे को नहीं पढ़ाया होगा, उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन बहुत अपने आप को कनेक्ट महसूस करती हूँ आज भी। ये एक और है जी। रात सोने से पहले मैं उसका माथा चूमती हूँ। रात सोने से पहले मैं उसका माथा चूमती हूँ, उसकी चादर उसके कंधे तक ढक देती हूँ। उसकी मोटी मोटी किताबें चंद पेंसिल पेन समेट देती हूँ। चश्मा सोती हुई आंखों का रख देती हूँ। फिर उसे चूमकर खुद भी सो जाती हूँ, इसी प्रार्थना से कि फिर कोई बेटी रक्त रंजित ना छपे कल के अखबार में। पर ये कुछ अजीब किस्सा है, ना प्रार्थना सुनी जा रही, ना दुआ, ना प्रेयर। फिर वही अखबार नर पिशाचों से भरा। फिर एक फिक्र में घर से कुछ मीटर की ही दूरी पे उसको छोड़ने वाली बस की राह तकती हूँ, उसके घर आ जाने का शुक्रिया करती हूँ। वाह, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत भावनाओं से परिपूर्ण आपकी रचना थी। आप नहीं, हम सुनने वालों के भी गूज बम्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो चीज कही है वो कहीं ना कहीं हमारे रोज इस फिक्र में उठती है और इसी फिक्र को लेके जब तक सोती बच्चे हैं। घर नहीं आ जाएं, तब तक शांति नहीं लगती। जब तक मन नहीं लगता कुछ नहीं। सही कह रही हैं आप। ये निखिल जी मुझे भी किसी ने आपको जी मैम, निखिल जी भी आपको बार बार आपकी हर कविता के बाद कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ यहीं बैठे हुए हैं। बने हुए हैं। मार्मिक नग्न सत्य की मतलब प्रस्तुति। मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि मेरे घर उषा में जी, दोपहर को उषा 12 जी, बजे अशोक मेरी नहीं जी। सुनता। जी, मेरा कहना है कि मेरे घर में दोपहर के 12 बजे भी कोई इतना नहीं सुनता जितना कि आधी रात में आप लोग सुन रहे हैं। नहीं, सब लगातार बने हुए हैं। जिन्होंने प्रस्तुति यहाँ कर दी है वो भी बने हुए हैं, लगातार आपको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बहुत प्रतिक्रिया भी आभार। दे हाँ, रहे मैं हैं। साइड पे देख भी रही हूँ सबके नोटिफिकेशंस। जी जी जी। ये मुझे किसी ने एक टॉपिक दिया था, मेरे मित्र ने, कि जेल के आगे कुछ परिंदे उड़ रहे हैं और तुम इस पे कुछ लिखो। सोच ही रही थी क्या लिखूं। और उसी दिन अखबार में फिर वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज़ पे कुछ पढ़ लिया, जो फिर से मुझे बहुत तकलीफ दिया।
तो ये मैंने लिखा है कि एक बच्ची है जो प्रोस्टिट्यूशन एक्ट में, वेश्यावृत्ति के आरोप में पकड़ी गई है पुलिस के द्वारा। वो जेल के अंदर है इस वक्त, और जेल में रह के अपनी माँ को याद करके, माँ वहां नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन कर रही है, उससे बात कर रही है। मार्मिक विषय। अम्मा, अम्मा, बड़े दिनों बाद ये फुर्सत मिली, रात भर सोने को मिला। बड़े दिनों बाद तू सपनों में दिखी, जेल की इन सलाखों से परे सुबह का नजारा दिखा। बड़े दिनों बाद बहुत से परिंदे और आसमान प्यारा दिखा। तुम बचपन में एक राजकुमार की कहानी सुनाती थी, तुम बचपन में एक राजकुमार की कहानी सुनाती थी। तुम माँ थी तो वो कहानी मुझे भी सच सी भाती थी। यकीन कर लिया उस पे, यकीन कर लिया उस पे, बिन बताए एक सपने से राजकुमार संग घर बसाने को भागी थी। अम्मा, ये कहानियां झूठी होती हैं, न जाने कितने राजकुमारों को उस राजकुमार ने मुझे ब्याहा था, एक गंदी सी दुनिया का सबक पढ़ाया था। देखो ऊपर वाले की माया, आज जिस जुर्म से मैं छुटकारा चाहूं उसी जुर्म में मैं पकड़ी गई। अम्मा, इस दुनिया में जिस पे जुर्म होता है, जुर्म भी उसी का होता है। खैर छोड़ो, असल में इन परिंदों को उड़ता देखकर लगा, अम्मा, ना सुनाना छुटकी को कहानी राजकुमार की, उसे बताना जिंदगानी आसमान की, और ये भी कि वो अपने परों को फैलाना सीखे, अपने दम पर उड़ान भरना सीखे। जब आना होगा तो आ ही जाएगा कोई परिंदा उसके साथ घर बसाने को, झूठे राजकुमार का सपना ना देखे। अम्मा, एक बात और, मन कर रहा है आ जाऊं तुम्हारे पास, मन कर रहा है आ जाऊं तुम्हारे पास उसी घोंसले में, लेकिन तेरी एक हिदायत याद आ जाती है, रुक जाती हूँ। याद है जब घर की मुंडेर पर चिड़िया के घोंसले में उसके बच्चों को मैं छूने चली थी? याद है जब घर की मुंडेर पर चिड़िया के घोंसले में उसके बच्चों में छूने चली थी, तूने कहा छूना नहीं, इंसान की गंध लग गई बदन में तो चिड़ा चिड़िया ना अपनाएंगे उसे। अम्मा, मुझे तो हैवानों की गंध लग गई, क्या अपनाओगी मुझे? मार्मिक, मार्मिक, बहुत ही मार्मिक, बिल्कुल। हृदय स्पर्शी आपकी रचना, जो आपके दोस्त ने जो लिखी थी, आपको कही थी लिखने को, आपने बिल्कुल साकार कर दिया उसको लिख पता कर। नहीं मैंने क्या लिखा है, मैं सच कह रही हूँ, इसको लिखने के ये बाद ना बहुत अच्छा लिखा है। मैं ड्राइंग रूम में अपने बैठे लिख रही थी, और मैं अपने हस्बैंड के पास जाके खूब रोई। तो ये घबरा गए कि हुआ क्या है तुम्हें? हमने कहा पता नहीं मैंने क्या लिखा है, बस तुम इसको पढ़ लो। तो मैं बहुत रोई इसको लिखने के बाद। आप मुझे यदि नहीं देख पता पा मैंने क्या रही हैं, लिखा है। आप पता नहीं देख पा रही है कि नहीं देख पा रही है, नहीं, लेकिन मैं मेरी अब आंखें देख रही अभी हूँ। छलछला रही है, और मैं बता नहीं सकती आपकी ने जो भावनाएं जो आपने लिखी वैसे है मैं वो निखिल सर को कितनी यहाँ से ये दिल को कहना चाहती छूती हूँ है। कि उनकी किताबें मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, और वो कहाँ अवेलेबल हैं प्लीज़ बताएँ। आपने बहुत मतलब मैंने आपने ये रोके बहुत मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज पे लिखती हूँ, तो वो चीज जो है आ गई, अंदर नहीं, कहीं मुझे चुभी इस हुई मंच से है। यही अच्छा लग रहा है कि मैं तो कभी मतलब मैं ऐसे प्रोफेशनली कहीं जुड़ी नहीं हूँ साहित्यिक मंच से। 1-2 बार बस ऑनलाइन ही दिया है, मैं कभी किसी मंच से नहीं जुड़िए, बोली आप हूँ। जरूर जुड़िए, ऐसी आवाजों को जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर जुड़ेंगे नहीं तो आपकी आवाज, अब जैसे सुन रहे कितने श्रोताजन सुन रहे हैं हमें, तो ये आवाज उठेगी कैसे? हमें इनको पन्नों से ला करके बाहर निकालना ही इस मंच का जो है मैं उद्देश्य है। और आप मैं लोग बहुत बहुत आभारी हूँ मतलब कि आपने मैं बस यहाँ भावनाएं रखी। मैं तो आप बस अपना अपने भी फेसबुक सहयोग पेज पे रखें। डाल देती हूँ, और तो कुछ नहीं आता मुझे। ये अभी लॉकडाउन के दौरान हम सबने एक बंदिश महसूस करी। आप अभी भी इमोशनल हो रही, मैम मैं भी हो जाती नहीं नहीं हूँ। नहीं, मैं बस रोक रही हूँ लिखते इस दौरान। चीज को होने से, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं। जी, बिल्कुल, आप अच्छी शुरू चीज़ है, करिए। इमोशनल होना चाहिए हम सबको। बिल्कुल, बिल्कुल होना अभी चाहिए। लॉकडाउन में जब हम लोगों ने महसूस किया कि घर में सब कुछ है, खाने-पीने को है, पहनने को है, कपड़ा है, सब कुछ है। घर भी इतना है कि थोड़ा टहल घूम सकते हैं घर में, तब भी एक कैद महसूस किया हम लोगों ने। निखिल सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स और मुझे बहुत हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। सर ये सुनिएगा,
मतलब सभी लोग सुनेंगे कि उस स्वागत। लॉकडाउन में हम लोग को स्वतंत्रता और परतंत्रता का मतलब समझ में आया। मैंने आज तक कभी पेट्स नहीं पाले, मैंने कभी पिंजरे में कोई चिड़िया नहीं देखना पसंद किया, और ना कोई एक्वेरियम है मेरे घर में, ना मेरे घर में कभी आएगा। तो ये उसी पर है। उन्मुक्त थे हम उन्मुक्त थे हम, उन्मुक्त इतने कि खरीद लेते थे पिंजरे कैद करने को परिंदे। स्वच्छंद थे हम, स्वच्छंद इतने कि कैद कर लेते थे कांच में जुगनुओं को। स्वतंत्र थे हम, स्वतंत्र इतने कि जंगली बसेरे उजाड़ बसाए शहर। स्वतंत्र थे हम, स्वतंत्र इतने कि जंगली बसेरे उजाड़ बसाए शहर। आधुनिक थे हम, आधुनिक इतने कि पढ़ाते हैं पर्यावरण ज्यादा, बचाते हैं कम। इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, मैं भी साइंस टीचर हूं। आधुनिक थे हम, आधुनिक इतने कि पढ़ाते हैं पर्यावरण ज्यादा, बचाते हैं कम। खुश थे हम, खुश इतने कि तैराते थे महासागरों की रंगीन मछलियां कुछ बाई कुछ फीट के शीश महल में, आई मीन एक्वेरियम। खुश थे हम इतने कि तैराते थे महासागरों की रंगीन मछलियां कुछ बाई कुछ फीट के शीश महल में। अब दुखी हैं हम, दुखी इतने कि कैद हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह, स्वतंत्र और सिमटे हुए। अब जब मुनादी पीटेगा ईश्वर कि जाओ खुश हो जाओ, एक बार फिर से कोई भय नहीं काल का, खत्म हो चुका ये मातमी मंजर, तो चलो एक बार सोचें, चलो एक बार सोचें, खुश होने से पहले सोचें। खोलें पिंजरे आसमानों को भर दें, चमकते जुगनुओं से जंगल को रोशन कर दें। बचा लें जो भी बचा है अभी, बचा लें जो भी है बचा अभी। मछलियों को ले चले सफर पर, मछलियों को ले चले सफर पर। महासागरों के तट पर देखें उनका फिर से तैरना, महसूस करें अपनी आजादी के मायने। धन्यवाद। वाह, बहुत 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 ही सुंदर, सुंदर। बहुत मुझे अच्छा, सुंदर नजरिया और उतनी भी सुंदर प्रस्तुति आपकी। बिल्कुल, थैंक यू, हर एक कविता, थैंक यू हर लॉर्ड। एक कविता बिल्कुल, मैं भी इस चीज बिल्कुल। में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती कि किसी को भी हम स्वतंत्र रहते हैं, हम किसी को पराधीन करके रखें। बिल्कुल, पेट पालना और ये सब अपने शौक अपनी जगह है, लेकिन किसी जीवन को पराधीन करके जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब थोड़ा जॉनर चेंज करती हूँ। जी बिल्कुल करिए। स्वागत है आपका। जब हम लोग किसी को जीवन साथी के रूप में अपनाते हैं या किसी से प्रेम करते हैं, खासकर लड़कियों के मन में एक अनिश्चितता की भी भावना आती है, इनसिक्योरिटी की भी भावना आती है कि आगे क्या होगा, ये व्यक्ति कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, या किसी और कारण से हम उस चीज को पा पाएंगे या नहीं। तो उस पे है, क्या छल होगा या सत्य होगा, क्या छल होगा या सत्य होगा। कौतूहल है कि प्रेम किस रूप में परिलक्षित होगा, क्या छल होगा या सत्य होगा। कौतूहल है प्रेम किस रूप में परिलक्षित होगा। दूर नदियों पर्वतों ठंडी वादियों से होता सागर तट तक क्या पहुंचेगा, या सूखे जंगल के दावानल जैसा जलकर राख होगा। महकेगा सौंधी मिट्टी की खुशबू सा, या रेत के बवंडर सा आंखों में चुभ रहा होगा। किंतु होना तो चाहिए, किंतु होना तो चाहिए, प्रेम में कल्पित महलों का सृजन होना चाहिए। छल विवशता अस्वीकार्यता, छल विवशता अस्वीकार्यता इन महलों को बदल सकता है टूटे खंडहरों में। छल विवशता अस्वीकार्यता इन महलों को बदल सकता है टूटे खंडहरों में। पर इनसे परे भी प्रेम होना चाहिए, क्योंकि एक बार जाना, क्योंकि एक बार जाना किसी टूटे खंडहर में देना आवाज किसी अपने को, वो नाम कंपित स्वरों में मुखर हो तुम्हें खुशी देगा। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर नजरिया आपका।
आपने इसको भी एक अलग ढंग से पेश किया है। पतिदेव को तो फ्यूचर पतिदेव के लिए इतने नहीं नहीं, सवाल अभी आपने रख अच्छी दिए हैं। वादियों में ही मिला है मुझे, ईश्वर की कृपा है। जो भी श्रोतागण अभी अनमैरिड हैं उनके लिए आपने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। जो उषा रानी जी लिख रही हैं, जी, मैं भी उषा जानवरों रानी में जी लिखी और हैं। पिंजरों में कैद करने के पक्ष में नहीं। बहुत सही बात है ये। जी। थैंक यू। एक जी ऐसे ही लिखा था, यूं ही थोड़ी देर फुर्सत में होना चाहती हूँ, यूं ही थोड़ी देर फुर्सत में होना चाहती हूँ तुम्हारे पास। कुछ कहना सुनना नहीं है, बस चुप रहना चाहती हूँ। शायद तुम्हारे कंधे पे मैं थोड़ा झुक जाऊं, शायद थोड़ी देर बाद मैं कर लूंगी अलग अपने होठों को। मैं तुम्हारी हथेली पे बनाऊंगी एक छोटा सा फूल, मैं तुम्हारी हथेली पे बनाऊंगी एक छोटा सा फूल। तुम्हें शायद पेन का खुरदुरापन पसंद ना आए, लेकिन मैं जानती हूँ फिर भी तुम मुस्कुराते हुए देखोगे उस फूल का खिलना, फिर भी तुम देखोगे मुस्कुराते हुए उस फूल का खिलना। जैसे अभी तुम मुस्कुरा रहे हो मुझे पढ़ते हुए, वो महकेगा, मुझे मालूम है। तुम मिटने से बचाओगे भरसक उसे, तुम मिटने से बचाओगे भरसक उसे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैंने सही हाथ चुना है उस फूल के लिए जिसे मैं बनाना चाहती थी अपने जीवन की तमाम खुशियों को समेटे हुए। क्या बात है। बहुत ही सुंदर। वाह, बहुत मतलब आप सुंदर, बहुत उम्दा। बिल्कुल बिल्कुल चलचित्र सी चल रही हैं आपकी कविताएं, ऐसा लग रहा है हर पता घटना नहीं, मैं हमारी आंखों के मुझे नहीं सामने हो पता रही है। मैं क्या लिखती हूँ, बस। नहीं नहीं, वो तो सुनने वाला एज अ श्रोता मुझे पता है, हम सभी लोगों को, कि हमें लग ही नहीं रहा है हम कुछ सुन रहे हैं, हमें लग रहा है पोइट्री चल रही है पिक्चर की तरह। थैंक यू सो एक मच। लेकिन चलचित्र सा। ये भी मतलब एक जी, बिल्कुल ये बिल्कुल, भी आप आपका जैसे मेरा बोलती जा रही हैं, आप जैसे जैसे बोल रही हैं हम उसे अंकित कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, बिल्कुल उस वर्ल्ड में चले जा रहे हैं कि हम भी हथेली पे फूल बना रहे हैं, जो हमने बचपन में बनाया था कभी मम्मी जी, पापा की हथेलियों पर। बहुत सुंदर आप लिखती हैं, बहुत अपने भावों को इतना क्लियर स्पष्ट तरीके से आप बता रही हैं और लिखा है आपने कि लेकिन एक चीज़ है। सैल्यूट है आपको। अरे नहीं। आभार। मैं मैं क्या एक चीज़ बोलूं। तो मानूँगी, सैल्यूट तो आप लोग को करना चाहिए। एक तो आप लोग मतलब ये एक मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक तो रात के 1 बजे, 1:30 बजे, और वो भी आप लोग कविता सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। हद है आप लोग के पेशेंस की। ये तो नहीं हमारी एक तरह से हमारे जीवन का एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है ये, क्योंकि हम तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। ये तो है, कवित्रियां किसी हैं, और मतलब और मैं हमें अपने लिए और तो नहीं ऊपर कहूँगी। से ऑक्सीजन मिल रहा है, हम और चार्ज हो रहे हैं। और नहीं, मैं अपने लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अभी तक मैंने जिनको सुना वो तो रियली मैं ऑक्सीजनेटेड ही और था। पल्लवी जी हम दोनों अपने आप को सच में भाग्यशाली समझेंगे कि आज के इस स्लॉट में इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हमें बढ़िया। सुनने को मिली बिल्कुल हैं, बिल्कुल। एक से एक, और सबके नजरिए, सबका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा था, कितना कुछ सीखने मिला है। मतलब बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सहमत, सहमत थैंक हूँ यू। मैं नंदिता जी से, बिल्कुल ये सहमत एक हूँ। बहुत छोटी-सी कुछ लाइन्स हैं। जी जी, स्वागत है मुझे मैम। नहीं मालूम कि इसको पद्य कहेंगे या नहीं। जो बहुत बड़ी होंगी निश्चित तौर पे, जिसके नहीं, भाव वो बहुत बात बड़े भी सही होंगे है। ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। जी जी बहुत जी। अच्छी लग रही है आप मुस्कुराते हुए, बहुत हाँ, अच्छी, यूं ही थैंक यू, मुस्कुराते थैंक रहिए। यू। ये जो शहर से थोड़ा बाहर निकल कर नए-नए बनते मॉल्स और बड़ी-बड़ी स्कूल बिल्डिंग्स के बीच में बचा हुआ खेत का टुकड़ा जो गेहूं की बालियों से ढका पूर्वा में झूम रहा है ना, बस वैसा ही सुकून मेरी भागती हुई दुनिया में तुम हो। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है। छोटी सी लाइनें नहीं है वाकई, नंदिता बिल्कुल जी सही जैसे कह जैसे रही मैंने सोचा था, बिल्कुल आप उसी पे खरी उतरी हैं। थैंक यू। छोटे बात और बड़े जज्बात, आप माहिर है इसमें। थैंक यू। मैंने अपनी शादी के पहले बस 2-3 कविताएं लिखी थी और वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। शादी के बाद मैंने लिखना शुरू किया, और ये शायद मेरी पहली कविता होगी जो अभी पढ़ने जा रही हूँ, कि मुझे भी तरकीब बता,
मुझे भी तरकीब बता, दो चेहरे उगाऊं, कई उलझनों से निजात पाऊं। रिश्तों की भी बिसात बिछती है, रिश्तों की भी बिसात बिछती है, शह और मात देने की होड़ लगती है। कई दांव और पेंच से जिंदगी गुजरती है, मरता कोई नहीं, मरता कोई नहीं, पर जीता भी कोई नहीं। सभी हाथी घोड़े जानवरों की तरह, पर परिंदों की तरह उड़ता कोई नहीं। वाह वाह, वाह। फिर है, अभी कितना टाइम बचा होगा मैम? 15 मिनट है आपके पास। पढ़िए जी? पढ़िए पढ़िए। जी, ओके। 15 मिनट है मैम आपके पास। 15 मिनट है आपके पास अभी। फिर एक दिन लिबास सा बदल गया, फिर एक दिन लिबास सा बदल गया, फिर एक रात करवटों में कट गई। फिर वही शोर जीने का, फिर वही शोर जीने का इतना गजब कि जिंदगी तो कब आई कब गुजर गई। क्या बात है। बहुत उम्दा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां। थैंक यू। बहुत सुंदर। न जाने वो ऐसा क्यों है, थैंक यू निखिल जी। न जाने वो ऐसा क्यों है, कभी वो समुद्र की हाई टाइड का, न जाने वो ऐसा क्यों है, कभी वो समुद्र की हाई टाइड की लहरों सा लौट लौट के आता है साहिल पर। क्या न जाने वो ऐसा क्यों है, कभी वो समुद्र की हाई टाइड की लहरों सा लौट लौट के आता है साहिल पर, भीगा भीगा सा कर जाता है किनारे इंतजार करते सूखे सहरा को। और फिर अचानक लो टाइड सा दूर, बहुत दूर होता चला जाता है। फिर बस रह जाता है इंतजार गीले साहिल को और भीगने का। क्या वाह बात है। वाह वाह वाह। विज्ञान ले ही आई आप कविता में। आप विज्ञान ले आई, सच में ले आई। इन्होंने जल थल सब ले आई। नभ सब इन्होंने पूरी धरती जो है समेट दी इन्होंने बिल्कुल 45 बिल्कुल। मिनट में। बहुत सुंदर। धन्यवाद। पता नहीं ये यात्रा और कितनी लंबी है, पता नहीं ये यात्रा और कितनी लंबी है, पता नहीं और कितने पड़ाव होंगे, पता नहीं और कितने पड़ाव होंगे जहां मैं थक कर फिर एक बार बैठूंगी, जहां फिर तुम्हारे कंधे का आलंब होगा, जहां तुम्हारे छाए की अनुभूति होगी, जहां मेरे सिर पर तुम्हारा हाथ होगा। सोचती हूँ इस यात्रा के बाद क्या होगा, सोचती हूँ इस यात्रा के बाद क्या होगा, क्या पुनः जन्म होगा और पुनः भोगना होगा कृत्य? अगर हाँ, तो पुनः मुझे तुम मिलना। अगर तुम्हारी उपस्थिति हर बार संभव हो, तो मैं हर बार पुनः जन्म को ही मोक्ष समझूंगी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत गहन। वाकई पता वाकई बहुत नहीं। गहन। इनकी कविताएं बिल्कुल बरगद की तरह, जितनी ऊपर उतने उससे उतनी ही नीचे। 4-5 रुपए सही नीचे ही बात है। ज्यादा होंगी। गहन बिल्कुल। आपकी पता नहीं कविता को क्या। एक्चुअली समझने के लिए ना 2-3 बार और सुनना पड़ेगा। हर कविता को। आपकी कविता बहुत मतलब उसकी भावार्थ बहुत गहन है। जी जी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और आप लोग इतने धैर्य से सुनेंगे। आपका बिल्कुल कम है, बल्कि मैं तो कहूंगी पल्लवी जी भी मेरे साथ सहमत होंगी, कम है। मतलब जिस हिसाब से आपकी कविताएं हैं, शब्द नहीं है हमारे पास, हम निशब्द हैं। देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम बस यही यही मैं बोलूंगी, आप बार बार कह रहे हो पता नहीं मैं क्या लिखती हूँ, तो रहीमन हीरा कब कहे लाख टक हो मेरा मोल, बस वही है आपके साथ। बस बस। जी 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 मैम, आपके पास अभी समय है। आप कितने मिनट्स होंगे? अभी हैं आपके पास अब अभी आपको 12 मिनट 12 करीब है। मिनट और है। जी 12 जी मिनट जी और है। नहीं, जी लास्ट में मैं एक शिव स्थिति सुनाना चाहती हूँ, तो वो लास्ट में ही सुनाऊंगी, इसलिए मैं पूछ रही थी। जी 12 मिनट हैं अच्छा आपके पास, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर ठीक लीजिए। है। जी जी। मैं तुम्हारे रेशमी एहसास को समेटे, मैं तुम्हारे रेशमी एहसास को समेटे स्वयं के इर्द गिर्द
स्वप्न बुन रही हूँ। ककून होता है ना, जैसे रेशम का। रेशम का मैं तुम्हारे कोकून। रेशमी एहसास को समेटे स्वयं के इर्द गिर्द स्वप्न बुन रही हूँ। अब इन सपनों के पंख उग गए हैं। अब ओह, इन सपनों के पंख उग गए हैं। मेरे सपने उड़कर देखना तुम्हारे पास ही पहुंचेंगे। मेरे क्या बात सपने है। उड़कर देखना तुम्हारे पास ही पहुंचेंगे। लाजवाब। इन सपनों के पंख, इन सपनों के पंख मैंने खुद रंगे हैं। हर वो रंग है इसमें जो मेरे पास थे। तुम्हारे एहसास का उजाला, तुम्हें ढूंढने का अंधेरा, तुम्हारी आवाज का सुनहरा, तुम्हारे बदन की चांदी, तुम्हारे प्यार का केसरिया, तुम्हारे गुस्से का सुर्ख लाल। मेरे रंगे हुए पंख तुम संभाल कर रखना। मेरे रंगे हुए पंख तुम संभाल कर रखना। सुना है कि तितली की उम्र बहुत छोटी होती है। वाह, क्या बात है। क्या एक एक सुंदर कविता। आपने, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इस चीज को, अपने कुकून को कैटरपिलर और बटरफ्लाई से कनेक्ट करके इतनी सुंदर सृजन कर दिया आपने। क्लास क्लास 7th या 8th सुंदर। में हम ये साइकिल पढ़ा रहे थे बच्चों को, लाइफ तब साइकिल ऑफ दिमाग लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर बटरफ्लाई। साइकिल नहीं, मैं समझ गई आपने जिस हिसाब से ट्विस्ट किया था उसमें, जो स्टेजेस आपने बताए हैं वो बिल्कुल लार्वा से लेके कैटरपिलर से बटरफ्लाई की स्टेजेस थी। बहुत सुंदर जी, आपने चित्रण किया है, बहुत सुंदर उसको थैंक कविता में यू, डाला थैंक है यू, आपने। थैंक यू। बिल्कुल, वाकई सुंदर प्रतीक। तू उतर आया है कुछ इस तरह मुझ में, तू उतर आया है कुछ इस तरह मुझ में, जैसे होता तो नहीं लेकिन लगता है कि उतरा हो सूरज किसी पहाड़ी पे जैसे। तू उतर आया है कुछ इस तरह मुझ में, जैसे होता तो नहीं लेकिन लगता है कि उतरा हो सूरज किसी पहाड़ी पे जैसे। रंग जाती है पहाड़ी अलविदा होते सूरज के रंगों में। रंग जाती है पहाड़ी अलविदा होते सूरज के रंगों में, और यूं अचानक डूब जाती है पहाड़ी वीराने अंधेरों में। यूं ही तुम अब ले चुके हो विदा, यूं ही अब तुम ले चुके हो विदा मुझसे, मुझ में उतर के। अब मैं पुनः एक प्रतीक्षा में डूबी नीरव अंधियारे में, कि सुबह का उजियारा होगा, कि सुबह का उजियारा होगा, मैं फिर मिलूंगी तुमसे। कि जैसे सूरज निकलता है पहाड़ी के पीछे से, मानो समेट लेगा उसे अपनी ऊष्मा से, और पहाड़ी पिघलने लगेगी। क्या बात है। क्या वाह, बात है। अब वाह। आप, एक ही शब्द है मेरे पास, लाजवाब, लाजवाब और लाजवाब। शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी शुक्रिया। जितनी कविताएं हैं उतनी विविध, बिल्कुल एक कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सबके भाव इतने सुंदर तरीके से आपने पिरोया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ये लिखा था ऐसे ही, गुलजार जी की एक लाइन है ना कि जी में आता है तेरी बाहों में रोते रहे, उसका रोते रहे अपोजिट हो। मैंने लिखा, अच्छा, उसका अपोजिट मैंने लिखा। वाह, स्वागत। अपने जज्बात अपने जहन में जज्ब कीजिए, अपने जज्बात अपने जहन में जज्ब कीजिए, किसी से कुछ ना कहा कीजिए। हर बात नहीं होती कहने के लिए, हर बात नहीं होती कहने के लिए, कुछ बातें बस खुद से ही किया कीजिए। क्या बात है। एहसास वाह, से शब्दों का लबादा हटाइए, एहसास से शब्दों का लबादा हटाइए, कि हर एहसास शब्दों से न बयां कीजिए। हर प्रेम को समझना संभव नहीं होता, हर प्रेम को समझना संभव नहीं होता, स्वयं अनुभूति की वेदना में घुटा कीजिए। क्या बात है। अपनी आंखें किसी चेहरे पे न नम कीजिए, अपनी आंखें किसी चेहरे पे न नम कीजिए, सीलन आंखों की खुद ही सुखा दीजिए। जी में आता हो किसी की बाहों में रोने का अगर, गुलजार जी आ गए। जी में आता हो किसी की बाहों में रोने का अगर, वो बाहें गैर की हैं भिगोइए, बस खुद का दामन भिगोइए। बहुत सुंदर, बहुत वाह। सुंदर। और आपने कहा था आप शिव स्तुति सुनाएंगी, तो अभी आपके पास 8
ऐसे ही 5-6 मिनट आपके पास बचते हैं, आप स्तुति सुनाना चाहती है तो सुनाइए, और कुछ और भी सुनाना चाहती है तो हम तो बह ही बस रहे हैं आपके साथ। एक छोटी सी है जो कि बिल्कुल। षष्ठ तत्व करके है। मैं अपनी पोएट्रीज को जब भी कभी हेडिंग नहीं देती हूँ, लेकिन इसको दिया है मैंने, षष्ठ जी तत्व। पंच तत्व होता है। जी मेरी बेटी मैं इस पंच तत्व को लेकर के ही लिख रही थी, तब मेरे दिमाग में षष्ठ तत्व नहीं था। तभी मेरी बेटी आ गई पीरियड्स के पेन में और चिल्ला के बोली, मम्मी तुमने मुझे बेटी बना के क्यों पैदा किया, बेटा बना के क्यों नहीं पैदा किया। और मैंने उसको तभी मेरे दिमाग में आया कि इस पंच तत्व का फायदा ही क्या था अगर जन्म देने वाली स्त्री ना होती। तो मैंने क्या उसी पे बात लिखा है। है। पावक वाह। को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गर तुम तप रही हो, गर तुम तप रही हो तो तुम तपिश हो उस लौ की जिसके जले बिना उजाले की उत्पत्ति ना होती। अब बहुत क्षिति, सुंदर। गर तुम मिट रही हो तो तुम माटी हो उस खेत की जिसे चीरे बिना अंकुरण ना होता। जल, गर तुम रो रही हो तो तुम जलधार हो उस नदी की जिसके बिना कुछ भी उर्वरा ना होता। समीर, गर घुमड़ रहे हैं मन के गुबार, गर घुमड़ रहे हैं मन के गुबार तो तुम वो आंधी हो जिसकी ऊर्जा से तिनका भी कर सकता है प्रहार। गगन, गर तुम शून्य समझती हो स्वयं को, गर तुम शून्य समझती हो स्वयं को तो तुम शून्य हो उस ब्रह्मांड की जिसके बिना ये ब्रह्मांड ना होता। तुमने समेट के इन पंच तत्वों को मिलाया है छठा तत्व पीड़ा का। क्या तुमने बात है। समेट के इन पंच तत्वों को मिलाया है छठा तत्व पीड़ा का, बचपन से गहनाती कोख की पीड़ा का। तुम माध्यम हो जीवन के ऊर्जा प्रवाह का। स्वयं को तभी व्यर्थ समझना, स्वयं को तभी व्यर्थ समझना जब समझना कि व्यर्थ है सूर्य का अस्तित्व। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपकी कविता सुन के तो मुझे भी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों नंदिता जी? जी ऐसे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे विषय के साथ आपने आप आ तो रही हैं। ये चीजें जो हाँ आपने जी। मुद्दे उठाए हैं वो काफी संवेदनशील भी हैं, और इनके बारे में बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी होनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये बातें, ये जो आपकी लास्ट जो कविता थी इस पे शायद ही, मतलब अब तो करने लगी है लेडीज से जी जी। बातें करती हैं अब, लेकिन पहले शायद लोग बोलने से भी या बताने से भी चुप भी होते थे, कतरा। चुप कराते भी थे, नहीं, कराते भी थे, चुप भी मैं तो कराते हैं। साइंस टीचर रही और बिंदास अपने बच्चों से सब बातें करती थी, सब जी पढ़ाती थी। बिल्कुल। और मेरे बच्चे बिल्कुल। आज भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे अटैच करे हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी एक बिल्कुल बस ये बिल्कुल लास्ट स्तुति बिल्कुल। है शिव जी की, अगर टाइम हो तो मैं सुनाऊं, नहीं तो फिर मैं बंद करूं। आपके पास 4 मिनट है, आप उसी में हाँ हाँ, अगर। तो बहुत छोटी सी है ये। बिल्कुल क्योंकि मैंने शुरुआत हनुमान जी से करी थी तो अंत शिव जी से कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी कोविड में हम सब ने जो झेल रहे हैं, पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, और खासकर जब ये दूसरी लहर आई, हम लोग भी उस चपेटे में आए, पता नहीं कैसे बस बच गए। तो ये लगातार जो न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे कि चिताएं जल ही जा रही हैं, कोई अंत नहीं है। पहली बार ऐसा देखा था कि डेड बॉडीज के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा था लोगों को। ये बहुत ही जी दुखद क्षण था जी जी और जी ईश्वर ना करे ये फिर आए। तो इसी प्रार्थना के साथ मैंने ये लिखा है और इसके साथ मैं विराम दूंगी अपने कविताओं को। बिल्कुल। और ये हम सब की प्रार्थना है। हे देव आदिदेव, हे देव आदिदेव त्रिनेत्र अब शांत करो, हे देव आदिदेव त्रिनेत्र अब शांत करो। भस्म हो रही धरा भभूत का श्रृंगार अब और ना धारण करो। क्या हे बात। देव आदिदेव त्रिनेत्र अब शांत करो। भस्म हो रही धरा भभूत का श्रृंगार अब और ना धारण करो। क्षमा देव त्राहि देव, क्षमा देव त्राहि देव, अश्रु के जलधार की गंगा ना अवतरित करो। हे देव आदिदेव त्रिनेत्र अब शांत करो। सर्पदंश ये कालदंश भुजंग ने जकड़े श्वसन अंग, महामृत्युंजय कृपा करो। हे देव आदिदेव त्रिनेत्र अब शांत करो। मैं अब शिव जी को याद दिलाती हूँ कि वो संगीत के देवता भी माने जाते हैं, सिर्फ मृत्यु के नहीं। कि स्वागत। श्रुतियां लय ताल नृत्य, श्रुतियां लय ताल नृत्य अपने डमरू से किए थे सिद्ध। पुनः प्रवाह संगीत करो। शांत देव क्षमा देव, हे देव आदिदेव त्रिनेत्र अब शांत करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और
आपका जितना भी हमने पूरा ये सत्र आपका रहा, उसमें मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां जो हैं मेरे दिमाग में आई एकदम से, कि केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और आपकी कविताएं सब ऐसी हैं जो कवि का धर्म है, जो कवि धर्म है, उस धर्म को निभा रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इस मंच को भी गौरवान्वित किया है, हमें भी गौरवान्वित किया है, श्रोताओं को भी गौरवान्वित किया है, और जिन्होंने आपको इस मंच तक पहुंचाया वो भी गर्व से आपके लिए बोल रहे होंगे कि इनका नाम हमने सुझाया था। नहीं, मैं विनीता दीदी मेरी कज़न है, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ इस मंच से। उन्होंने मुझे इसके लिए सजेस्ट किया था, और मैं इस वक्त अपने मम्मी पापा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानती हूँ। मम्मी तो अभी हैं इस दुनिया में, लेकिन पिताजी नहीं रहे, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, बस और कुछ नहीं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जोड़ने के लिए। हम भी स्वयं भी पहली बार ही इस मंच पे जुड़ रहे हैं। हम तो पूरी भाग्यशाली समझ रहे हैं कि अब एक तो इतना बड़ा मंच, ऊपर से इतने अद्भुत कविताएं और इतने अच्छे कवि से हमारा साक्षात्कार हो रहा है, इतना कुछ सीखने मिल रहा है। सबकी विविध जो थिंकिंग है, जो उनके विचारधाराएं हैं, ये सब प्रगतिशील है, ये सब बाहर आनी चाहिए। आपने हमारे और इस मंच के जरिए अभी आपने जितने लोगों तक फैलाया है वो आगे और लेके जाएंगे, इसी तरह से ये सोच आगे बढ़ेगी। और बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी लेखनी बहुत अच्छी है। आभार रानू जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।